29 नवंबर 2001 को अमेरिकी राज्य साउथ कैरोलिना के रॉक हिल शहर में 12 साल की एक बच्ची अमांडा कोप की उसके ही बिस्तर पर गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दुख की बात यह थी कि उसके पिता बिली कोप को ही सबसे पहले उसकी बॉडी मिली, जिससे वो तुरंत सदमे की स्थिति में चला गया। हालांकि जब पुलिस जांच करने पहुंची तो उन्हें एक बहुत ही संदिग्ध दृश्य मिला। एक प्यारी सी बच्ची के साथ ऐसा कौन कर सकता था? इस पूरे मामले में पुलिस का मुख्य संदिग्ध कौन था और इस मामले को सुलझाने में पुलिस को कितना समय लगा? वेलकम टू मिस्ट्री कहानी, जहां हम दुनिया भर के हाई प्रोफाइल और अनसुने मामलों पर प्रकाश डालते हैं। आज हम बिली कोप के केस को देखेंगे। इसमें आपकी अपेक्षा से कई अधिक मोड़ हैं। लेकिन सबसे पहले, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक बटन दबाएं। 37 वर्षीय बिली कोप ने 911 पर कॉल किया था जब उन्होंने 29 नवंबर 2001 को रॉक हिल साउथ कैरोलिना में अपनी बेटी अमांडा को अपने शयन कक्ष में मृत पाया था। बिली कोप सुबह 3 बजे अचानक उठा और उसे तुरंत पता चला कि उसके घर में कुछ गड़बड़ है। हाल की लाइट जल रही थी और उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने बिस्तर पर जाने से पहले उसे बंद कर दिया था। उसकी पत्नी मेरी सू अपनी नौकरी की वजह से दूर अलग शहर में रहती थी, इसलिए घर पर केवल वो और उसकी 3 लड़कियां थीं, अमांडा, जेसिका और काइला। घर पर सबसे बड़ी अमांडा थी जो 12 साल की थी, जबकि जेसिका और काइला क्रमशः 11 और 7 साल की थी। एक समर्पित ईसाई परिवार में वो बुधवार की चर्च सेवा से चूक गए थे, जिसमें वो आमतौर पर उस रात को शामिल होते थे, क्योंकि जेसिका को अपने गणित के होमवर्क में प्रॉब्लम होने के कारण अपना काम पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त मदद की जरूरत थी। अमांडा, हमेशा देखभाल करने वाली बड़ी बहन, ने उसकी मदद करने की पेशकश की और बिली दोनों लड़कियों को होमवर्क पूरा करने के लिए जब तक आवश्यक हो तब तक साथ रहने के लिए सहमत हो गया था। सबसे छोटी बेटी काइला रात 9 बजे सो गई थी, लेकिन बिली वहीं रुका था। बिली दोनों बड़ी बहनों के साथ रात 1 बजे तक जागते रहा और उन्हें अपना स्कूल का काम पूरा करने में मदद की। उसके बाद वो सभी कुछ आवश्यक आराम पाने के लिए सोने के लिए चले गए और बिली ने अपना CPAP ब्रीदिंग मशीन चालू कर ली, जिसका उपयोग वो सोने से पहले अपनी स्लीप एपनिया को दूर करने के लिए करता था। वो 2 घंटे बाद किसी कारण से जाग गया, जो अभी भी आधी नींद में था। बिली अपनी बेटियों को देखने गया। अमांडा का दरवाज़ा बंद था। उसने सोचा कि शायद वो ही थी जिसने हाल की लाइट जलाई थी। हो सकता है कि वो आधी रात को पानी पीने के लिए उठ गई हो। दूसरे रूम का दरवाज़ा खुला था और उसने देखा कि उसकी 2 छोटी लड़कियां अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी, जिसके बाद वो अपने बिस्तर पर लौट आया और अपनी सांस लेने की मशीन को वापस चालू कर दी। अगली सुबह बिली अपनी अलार्म घड़ी की आवाज़ से 6 बजे उठ गया। उसने बाद में पुलिस से कहा कि नींद के कुछ घंटों के दौरान उसने एक सपना देखा, जिसमें उसने देखा कि जीसस अपने अनुयायियों को घर ले जाने के लिए लौट आए थे। उसने बताया कि अपने सपने में उसने अमांडा को ले जाते हुए देखा था और वो भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन वो उनसे पीछे रह गया था और अमांडा ने उसे अलविदा डैडी कहा और वो चले गए। फिर भी उसे अपने गहन सपने से घबराहट महसूस हो रही थी, जिसके बाद उसने जल्दी से अपनी बेटियों को देखने के लिए अपना बिस्तर छोड़ दिया। उसको राहत मिली जब उसने देखा कि उसकी 2 छोटी लड़कियां अभी भी अपने बिस्तर पर शांति से सो रही है, लेकिन उसका आराम अकाल्पनिक था। जब उसने अमांडा के रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो पीछे की खुली कोठरी के दरवाजे में फंस गया। बल का उपयोग करके दरवाजे के अंदर जाने के बाद उसने एक असहनीय दृश्य देखा। जब वो उसे छूने गया तो अमांडा का शरीर उसके बिस्तर पर निढाल पड़ा हुआ था। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और वो जानता था कि उसका दुःस्वप्न सच हो गया है। फिर उसने उसे ढक दिया और इसके बाद उसने 911 डायल किया और कुछ ही मिनटों में अग्निशमन विभाग के पैरामेडिक्स घटनास्थल पर पहुंचे और उसको बचाने की कोशिश करी, लेकिन उनका जीवन रक्षक उपकरण बेकार था।
अमांडा वास्तव में चली गई थी। द रॉक हिल अग्निशमन विभाग के अधिकारी जेसन डिलन ने बिली से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, जिस पर बिली ने उन्हें बताया कि उसे लगता है कि शायद कंबल के कारण उसका दम घुट गया होगा, क्योंकि वो अक्सर नींद में करवट लेती थी। इसके तुरंत बाद जासूस घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घर को एक सक्रिय अपराधी स्थल के रूप में कवर कर लिया और एक जांच शुरू की गई। जासूसों को अपनी ही बेटी की मौत पर बिली की प्रतिक्रिया पर तुरंत संदेह हुआ, क्योंकि उसका संयमित आचरण अजीब लग रहा था और उसने बिल्कुल भी अधिक भावना नहीं दिखाई। जल्द ही दर्जनों जांचकर्ताओं ने सुराग की तलाश में छोटे से घर को पूरा छान मारा। परिवार के सामान अस्त व्यस्त थे, हर कमरा अस्त व्यस्त था, हर सतह पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, तिलचट्टे कोनों में तेजी से भाग रहे थे। इन सभी के बीच अमांडा का शरीर उसके बिस्तर पर निडाल पड़ा हुआ था, जो उसकी किताबों और हाल ही की स्कूल की तस्वीरों से गिरी हुई थी। जब शव की जांच की गई तो जांचकर्ताओं ने पाया कि उसे पीटा गया था और हमला करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और उसके कपड़ों पर फिजिकल सबूत पाए गए थे, जिसका मतलब था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। सबूत इस उम्मीद से एकत्र किए गए थे कि सुराग के लिए घर की जांच करते समय हत्यारे की पहचान करने में इसका इस्तेमाल किया जा सके। पुलिस को एक और विचित्रता मिली। खिड़कियों और सभी दरवाजों की जांच करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि घर में जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं था। सभी प्रवेश द्वार अंदर से बंद थे। इससे जांचकर्ताओं को संकेत मिला कि हत्यारा संभवतः घर के भीतर से ही आया था। जासूस ने बिली से बात की और उससे पूछा कि उसे कैसे लगा कि अमांडा की मृत्यु हो गई है। इस पर बिली ने दावा किया कि नींद में उसके कंबल से उसका गला घुट गया होगा, जो अपराध स्थल के जासूसों के सबूतों के अनुरूप नहीं था। उन्हें पता था कि उसकी पृष्ठभूमि पर गौर करने से पहले उन्हें गहराई से जांच करने की जरूरत है। उन्हें पता चला कि 2 साल पहले उसे और उसकी पत्नी दोनों को अपने बच्चों की उचित देखभाल की उपेक्षा करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ये जानकारी का अंतिम टुकड़ा था, जिसकी उन्हें अमांडा के प्रति उनकी भावनाहीन प्रतिक्रिया के साथ आवश्यकता थी। एक विचित्र व्याख्या है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, और तथ्य यह है कि घर में जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि बिली स्पष्ट रूप से उनके मामले का मुख्य संदिग्ध है। वो तुरंत उसे अधिक गहन पूछताछ के लिए शहर के पुलिस स्टेशन ले गए। अगले कुछ दिनों तक जासूसों ने बिली से बेरहमी से पूछताछ की। अगले 4 दिनों में उसे 17 घंटे से अधिक पूछताछ का सामना करना पड़ा। पूछताछ के पहले ही दिन 29 नवंबर 2001 को बिली से जासूसों द्वारा 3.5 घंटे तक पूछताछ की गई। इस प्रारंभिक पूछताछ के परिणाम स्वरूप जासूसों को इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसने ही ये भयानक अपराध किया था। उन्हें उससे केवल एक कबूलनामे की आवश्यकता थी। लेकिन पहले ही दिन बिली ने पूछताछ की रिकॉर्डिंग के अनुसार 650 से अधिक बार इस बात पर जोर दिया कि वो निर्दोष है। उसने पुलिस को बताया कि वो अपनी बेटियों से प्यार करता है और ऐसा कोई दिन नहीं था जब उसने कभी भी अमांडा की बात ना सुनी हो। उसने दावा किया कि उस रात उसने कुछ भी नहीं सुना। इसका एकमात्र कारण ये था कि स्लीप एपनिया के लिए उसने जिस मशीन का इस्तेमाल किया था उसकी आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे बाहर के शोर की सभी आवाज़ें बंद हो गई। ये बात उन जांचकर्ताओं को असंभव लग रही थी जिन्होंने बिली की जांच जारी रखी, ये देखने के लिए कि क्या वो उससे कबूलनामा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बिली ने अपराध स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसके खिलाफ उसके विश्वास का उपयोग करने की कोशिश की और कहा कि जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें नरक में जला दिया जाएगा। उन्होंने उसे यह भी बताया कि जो फिजिकल डीएनए एकत्र किए गए थे वो तुमसे मैच हो रहे हैं, तुम्हारे पास बचने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उन्होंने क्या कहा। बिली ने अपनी ही बेटी की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करना जारी रखा। दूसरे दिन की पूछताछ के चौथे घंटे में बिली ने पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहा, ये विश्वास करते हुए कि अंततः उसे उसकी बेगुनाही के बारे में आश्वस्त किया जाएगा। दुर्भाग्यवश
यहीं से पॉलीग्राफ शुरू करने के कुछ समय बाद ही बिल्ली के लिए सब कुछ सुलझना शुरू हो गया। परीक्षण के दौरान उसने अपना हाथ मेज पर पटक दिया और जासूसों से कहा कि आपके पास परीक्षण समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय है। जिसके कुछ समय बाद ही उन्होंने बिल्ली की आंखों में देखा और उसे बताया कि वो इस परीक्षण में असफल हो गया है। इन परिणामों को सुनने के बाद बिल्ली टूट गया। जासूसों ने बिल्ली पर दबाव डाला और जानना चाहा कि क्यों उसने अपनी ही बेटी के साथ ये भयानक काम किया। बिल्ली ने धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया। बिल्ली ने अंततः जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी वो अपने बयानों के बारे में अनिश्चित लग रहा था। पहला कबूलनामा एक लिखित बयान पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ कि उसने अपनी ही बेटी की हत्या करना स्वीकार किया है। लेकिन पूछताछ के चौथे दिन के अंत तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ। बिल्ली ने पुलिस को कुल 4 अलग अलग बयान दिए और उनमें से कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता था या अपराध स्थल पर सबूतों के साथ संरेखित नहीं था। एक बयान में अमांडा को झाड़ू से पीटा गया था, लेकिन उसके किसी भी अन्य बयान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। उसके बयान में एक सपना शामिल था, फिर भी अन्य बयानों में सपने को बाहर रखा गया था या सपने का एक बहुत अलग संस्करण बताया गया था। प्रत्येक व्यक्तिगत बयान से कोई भी विवरण एक दूसरे के साथ पंक्तिबद्ध नहीं था। भले ही इसकी परवाह किए बिना जासूसों ने उन्हें सच मान लिया। उनका मानना था कि बिल्ली गंभीर और मानसिक रूप से परेशान था। चौथा और अंतिम कबूलनामा एक वीडियो पुनर्मूल्यांकन था, जहां पुलिस उसे वापस उसके घर ले गई थी और हत्या की रात उसने जो कुछ भी किया था उसके बारे में बताते हुए उसे रिकॉर्ड किया गया। अपने कई बयानों के कारण बिल्ली पर अपनी ही बेटी की हत्या में एकमात्र अपराधी के रूप में आरोप लगाया गया था। हालांकि इन लंबी पूछताछ के बाद बिल्ली ने अपने सभी बयानों को वापस ले लिया। फिर भी नुकसान हो चुका था और बिल्ली को बिना किसी जमानत के जेल भेज दिया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मामला खत्म हो गया हो। हत्या को 1 साल बीत चुका था। बिल्ली ने अपराध कबूल कर लिया था और कई लोग, यहाँ तक कि जो लोग उसे जानते थे, वो भी अब आश्वस्त थे कि बिल्ली वास्तव में दोषी है। लेकिन बिल्ली खुद अब एक बार फिर से अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए रॉक हिल शहर के फिल बीटी नामक एक निजी वकील को अब अपने लिए अदालत में इस केस को लड़ने के लिए हायर किया। फिल ने स्वीकार किया कि पहली बार जब वो बिल्ली से मिले तो उन्हें भी लगा कि वो दोषी है। इस मामले के लिए उनकी रणनीति बिल्ली को सर्वोत्तम दलील देने की कोशिश करना था। हालांकि हत्या के बाद शुरुआती दिनों में पूछताछ की प्रक्रिया के बारे में बिल्ली से बात करने के बाद बीटी उस बात से परेशान हो गया जो उसने तब सुनी थी। जब अदालत द्वारा नियुक्त सार्वजनिक वकील बीजे बाराक्लो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो पुलिस ने उसे बिल्ली को देखने के लिए पूछताछ कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी। ये उसके अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था। उन्होंने एक नोट पेश किया जिस पर बिल्ली के कथित तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि वो उस समय अपने वकील को नहीं देखना चाहता है। इस पर बेरोक्लोए ने तर्क दिया कि इस नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए वो उसे मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने उसे अपने क्लाइंट से इस बारे में पूछने से भी मना कर दिया। पुलिस ने उससे कहा कि अगर उसने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। बीटी बिल्ली के अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन से हैरान था। हालांकि कबूलनामा लिखित और हस्ताक्षरित था, इसलिए वो अनिश्चित था कि क्या यह जानकारी उसके मामले में सहायता करेगी। बीटी ने इस केस को सुलझाने के लिए कई प्रयत्न किए, जिसके बाद 2002 के अंत में इस घटना में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। बीटी को अभियोजक के कार्यालय से एक मीटिंग के लिए फ़ोन आया। ये मानते हुए कि ये उसके क्लाइंट के लिए एक सौदे के संबंध में था, वो उनसे मिलने के लिए सहमत हो गया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उसे क्या बताने वाले थे। उन्होंने उसे बैठाया और बताया कि अमांडा के शरीर पर पाए गए डीएनए को अंततः संसाधित किया गया था और सभी को आश्चर्य हुआ कि डीएनए बिल्ली का नहीं था। बीटी हैरान था, लेकिन ये खबर सुनकर खुश भी था क्योंकि इसका मतलब था कि उसका क्लाइंट निर्दोष है और
उसके पास इस केस को जीतने का एक वास्तविक मौका है। लेकिन उन्होंने उसे आगे जो बताया उसे सुनकर वो भी चौंक गया। उसे बताया गया कि पुलिस को हत्या के कुछ ही हफ्तों के भीतर पता चल गया था कि डीएनए बिली से मेल नहीं खाता है, लेकिन उन्होंने इस जानकारी को 1 वर्ष से अधिक समय तक अपने पास तक ही सीमित रखा। इस पर क्रोधित बिट्टी बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सका कि न्याय का इतना गंभीर गर्भपात किया गया था, और उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि बिली के वकीलों को इसके बारे में सूचित किया जा सके। इसके बाद फिर बिटी ने पूछा कि उन्होंने इतने समय के बाद अब ये जानकारी बताने का फैसला क्यों किया, जब उन्हें इतने समय पहले ही पता था कि ये बिली का डीएनए नहीं है। और अब अंतिम जानकारी उसके सामने आई, जिसमें उसे बताया गया कि इसका कारण क्या था। उन्होंने बताया कि पुलिस को उस समय सिस्टम में डीएनए का मिलान मिल गया था और उन्हें पता चल चुका था कि ये किसका डीएनए है। ये जेम्स सैंडर्स नामक एक व्यक्ति का था। जेम्स सैंडर्स के अतीत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से आया था और कौन था। केवल इतनी जानकारी है कि वो एक कैरियर अपराधी था जिसने इस भयानक अपराध से पहले कई तरह के अपराध किए थे, जिसके लिए वो कई समय तक जेल में रह चुका था। बाद में उसे जेल से रिहा कर दिया गया था और लगभग 2 सप्ताह पहले ही वो बिली के पड़ोस में रहने आया था। जहां बिली और उसका परिवार रहता था, वो वहां से केवल 2 ब्लॉक की दूरी पर ही रहता था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिली और जेम्स दोनों एक दूसरे को जानते थे, और उन्होंने निश्चित रूप से एक असामान्य जोड़ी बनाई होगी। बिली कोप अपने वकील के शब्दों में सामाजिक रूप से अलग थलग और 385 पाउंड का गोरा व्यक्ति जो एक कट्टर ईसाई और महत्वाकांक्षी उपदेशक भी था। दूसरी ओर जेम्स सैंडर्स एक अफ्रीकी अमेरिकी कैरियर अपराधी और ड्रग एडिक्ट था, जो हाल ही में नवंबर 2001 में अमांडा की हत्या के 6 सप्ताह पहले ही जेल से बाहर आया था। उसने पड़ोस में 4 और यौन हमले करने का प्रयास किया था। अब जब उसके वकीलों को पता चला कि एक और आदमी था जिसका डीएनए अपराध स्थल पर पाया गया था, तो उन्हें एहसास हुआ कि बिली तथ्यात्मक रूप से निर्दोष था। फिर उन्होंने उससे गंभीरता से सवाल किया कि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस के सामने गलत बयान क्यों दिए, उसने ऐसा क्यों किया। बिली ने अपने वकीलों को बताया कि जब हत्या के कुछ घंटों बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसे अपनी बेगुनाही का यकीन हो गया था, लेकिन वो अपनी बेटी को इतने दर्दनाक तरीके से खोने के सदमे के कारण शायद उन्हें भावहीन लग रहा था। उसने उन्हें यह भी बताया कि उसने पुलिस को भ्रमित करने के प्रयास में झूठे बयान दिए थे। उसका मानना था कि उसके बयानों का कोई महत्व नहीं होगा जब तक पुलिस उन्हें साबित करने में सक्षम थी, और उसे विश्वास नहीं था कि सबूत उसके किसी भी बयान के वैध होने की ओर इशारा करेंगे। हालांकि इस मामले में वो गलत था, क्योंकि पुलिस उसके बयानों को स्वीकार करने को तैयार थी, भले ही उनमें से कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता था। सैंडर्स की उस रात को उपस्थिति के रूप में पहचाने जाने के बावजूद घटना स्थल पर कुछ सबूत पाए गए। इन सब सबूतों के बावजूद बिली पर अभी भी एक अपराध का आरोप लगाया गया था। मामले की सुनवाई 2004 में हुई और सुनवाई दोनों पक्षों पर केंद्रित थी, जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में उस रात क्या हुआ था। इस पर बिली के वकीलों ने तर्क दिया कि बिली किसी भी तरह से उसकी बेटी की मौत में शामिल नहीं था। अभियोजकों ने बिली के कबूलनामे और पाए गए नए डीएनए साक्ष्य दोनों के लिए एक सरल स्पष्टीकरण पाया। उन्होंने कहा कि एकमात्र तार्किक स्पष्टीकरण ये है कि दोनों पुरुष थे और दोनों ने एक साथ इस अपराध को अंजाम दिया है। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि यही कारण है कि घर में जबरन प्रवेश के कोई संकेत नहीं थे, क्योंकि बिली ने ही सैंडर्स को घर के अंदर जाने दिया था और उसके वापस जाने के बाद फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। बिली कोप के वकीलों ने कहा कि अभियोजक सिर्फ सबूत पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और सबूत इस तरीके से दिए गए ताकि वो अपनी अनुचित पूछताछ रणनीति को छुपा सके। उन्होंने तर्क दिया कि कोप को मानसिक समस्याएं थी और वो अपनी बेटी की मौत से इतना टूट गया था कि जासूस उसे उस अपराध को कबूल करने के लिए हेरफेर करने में सक्षम थे जो उसने किया ही नहीं था।
न्यायाधीश जॉन सी हेस द्वारा जूरी को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे जूरी तार्किक रूप से भ्रमित हो गई। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को बाहर रखा गया वो ये तथ्य था कि सैंडर्स ने जबरन अमांडा का यौन उत्पीड़न किया। अमांडा की हत्या के बाद के सप्ताह में कभी भी जबरन प्रवेश का कोई संकेत नहीं मिला। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि सैंडर्स तोड़ने और घर में चोरी से घुसने में माहिर था और उसने सबसे अनुभवी जासूसों के लिए भी इसका कोई सबूत नहीं छोड़ा, ताकि बचाव पक्ष के वकीलों को सबूत का एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा ढूंढने की अनुमति न दी जाए। जूरी के सामने जेल खाने के एक मुखबिर ने गवाही दी, जिसने दावा किया था कि उसने सैंडर्स को यह कहते हुए सुना था कि उसने रॉक हिल में एक छोटी लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। इस तरह की गवाही की अक्सर अदालतों द्वारा अनुमति दी जाती है जब वो अभियोजकों की मदद करते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी की मदद करने की अनुमति नहीं दी गई हो। अब आपको स्पष्ट लग सकता है कि बिली अपनी बेटी की मौत में बिल्कुल भी शामिल नहीं था, लेकिन जूरी ने ऐसा नहीं देखा। जूरी ने सैंडर्स और बिली दोनों को दोषी ठहराया और उन पर साजिश का आरोप लगाया, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपराध करने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया था। उन्हें 2004 में पेरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा दी गई। अप्रैल 2009 में फैसले की अपील की गई और साउथ कैरोलिना कोर्ट ऑफ अपील्स के 3 न्यायाधीशों के पैनल ने साजिश की सजा को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि ये कोई अपराध नहीं था। सबूत है कि कोप और सैंडर्स एक दूसरे को जानते थे। हालांकि साउथ कैरोलिना के अटॉर्नी जनरल ने जल्द ही इस फैसले के खिलाफ अपील की और 2013 में फैसले को फिर से पलट दिया गया। राज्य के सर्वोच्च न्यायालय ने बिली की सजा को बरकरार रखा और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बिली की ओर इशारा करने वाले सभी सबूतों के बावजूद उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया। 9 फरवरी 2017 को 53 वर्ष की आयु में सलाखों के पीछे रहे बिली कोप की अप्राकृतिक कारणों और राज्य हिरासत से मृत्यु हो गई। अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगने के बाद उसे कभी भी जेल की कोठरी से बाहर देखने का मौका नहीं मिला। वो वास्तव में निर्दोष था या दोषी, ये हम आपके निर्णय पर छोड़ते हैं। और ये थी अमांडा कोप की हत्या की दुखद कहानी और उसके पिता बिली के लिए हुई दुःस्वप्न परीक्षा। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बिली निर्दोष था? इन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अमांडा को न्याय मिला? हमें कमेंट में इस पर अपनी राय बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हम आपसे जल्द मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।